आज बॉबी पवार ने प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए एक नए भ्रष्टाचारी का खुलासा किया है। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट में उन्हीं की जुबानी। आज का जो विषय है वो विषय उत्तराखंड में फैले व्यापक भ्रष्टाचार से, और वो भ्रष्टाचार किस प्रकार का भ्रष्टाचार है वो आपको मैं बताऊंगा। और ये भ्रष्टाचार जो है इस प्रकार का जो मामला मैं खोलने वाला हूँ, इस प्रकार के भ्रष्टाचारी उत्तराखंड में सरकारों की शह पर हमारे राजनीतिक दलों के जो नेता है, विधायक है, मंत्री है, यहाँ तक के मुख्यमंत्री है, उनकी शह के कारण बच निकल पा रहे हैं और उनकी शह के कारण वो हौसला कर पा रहे हैं कि इस उत्तराखंड को कैसे लूटा जाए, इस उत्तराखंड से कैसे अपने भ्रष्टाचार की कमाई से खोखला किया जाए। ये सारी चीजें इसमें है। हाल फिलहाल का जो मामला है, और जो मामला है वो एक अधिकारी है, वर्तमान समय में वो यूपीसीएल के प्रबंधक निदेशक के पद पर है, अनिल कुमार यादव। अनिल कुमार यादव, जैसा मैंने बोला कि एमडी है यूपीसीएल के, जो पूर्व में मुख्य अभियंता जो पिटकुल रह चुके हैं। जब पिटकुल में वो थे, मुख्य अभियंता थे, तो कहीं ना कहीं कंपनियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार के जो मामलों में जो उन्होंने जो भ्रष्टाचार वहां पर किया था, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं हमने उत्तराखंड शासन को कहीं ना कहीं हमने अवगत करवाया था कि किस प्रकार से आपके एक अधिकारी ने नियमों को दरकिनार करके किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया है, जिसमें कि 6 सदस्यीय टीम गठित हुई, जांच टीम गठित हुई और विभाग के द्वारा 28/4/2023 को अपनी आख्या दी। उस आख्या में साफ लिख दिया गया कि दस्तावेजों के अवलोकन और उपरोक्त वर्णित विवेचनाओं के आधार पर यह स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रकरण दंडनीय अपराध प्रतीत होता है। स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 तथा प्रतिस्पर्धा कानून 2002 के प्रावधानों के उल्लंघन हुआ है। इसमें क्रय एवं अनुबंध विभाग के मुख्य अभियंता, क्रय एवं अनुबंध एवं अधीक्षण अभियंता, क्रय एवं अनुबंध तथा महाप्रबंधक विधि की भूमिका भी प्रथम दृष्टया स्पष्ट है। यह भी अवगत कराना है कि मैं ईशान ने केंद्र सरकार द्वारा, ये कंपनी की बात कर रहा हूँ, वित्त पोषित PSGS परियोजना संबंधित क्रय भी करे हैं, जिस कारण से प्रकरण केंद्र सरकार के संस्थानों जैसे कि CBC तथा CBIC के कार्य क्षेत्र को भी आयोजित करता है। दस्तावेजों के अवलोकन और उपरोक्त वर्णित विवेचनाओं के आधार पर यह स्पष्ट की उपरोक्त प्रकरण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ये के तहत भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34, 120, 166, 167, 168, 217, 218, 405, 409, 418, 420, 464, 468 एवं 471 के अंतर्गत संयोजन योग्य दंड अपराध प्रतीत होता है, जिसके आपराधिक विवेचना कर विधि की अपेक्षा दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि इस समिति के पास पुलिस सतर्कता एवं न्यायपालिका के अधिकार नहीं है और इस प्रकार की विवेचना यह समिति नहीं कर सकती, इसलिए समिति को यह अनुशंसा है कि इस प्रकरण को राज्य सतर्कता अधिष्ठान पुलिस शासन को दंडात्मक तथा अन्य वैधानिक कार्यवाही हेतु स्थान है, परंतु कोई कार्रवाई नहीं होती है। और इस समय जो वर्तमान में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी जी है, उस समय ऊर्जा की सचिव होती है। कहने का मतलब यह है कि इस अधिकारी ने जब भी जिस कंपनी के साथ कोई टेंडर लगता था, जो भी सारी चीजें थी, अपने पुत्र के अकाउंट में ट्रांजैक्शन करवाई है, अपने पुत्र के अकाउंट में रिश्वत के नाम पर ट्रांजैक्शन कराई है। ये सारी चीजें जांच में खुलकर आई है, परंतु दुख इस बात का होता है कि जब जांच में सारी चीजें खुलकर आ जाती है तो उसके बाद कार्रवाई नहीं होती है। तमाम प्रकार के आरोप इनकी जांचों में जब लगे तो उसके बाद बोर्ड के द्वारा यह टिप्पणी की गई कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनकी जांच को उच्च स्तरीय जांच इनकी करवाई जाए। उनके द्वारा यह जांच आज तक ना करवाई गई, परंतु इनकी जो फाइल है, इनकी फाइल इनकी सेवा विस्तार के लिए और आगे भेज दी गई। अभी 60 वर्ष के पूर्ण होने वाले हैं, इसके बाद वो सेवा विस्तार के लिए फाइल चलवा रखी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस प्रदेश के अंदर जो जितना भ्रष्ट अधिकारी होगा उतनी ही उस पर कहीं ना कहीं हमारे नेताओं की कहीं ना कहीं नेताओं का आशीर्वाद रहता है, उन्हें सेवा विस्तार से लेकर उनके प्रमोशन तक रहता है। अभी MD यूजेपीडीएल में देखा होगा कि संदीप सिंगल जो है 60 वर्ष पूर्ण करने के बाद उनको 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। इस प्रकार की कार्यप्रणाली है। अब जो बात बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल मुख्य बात है और उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे अधिकारियों को क्यों एक्सटेंशन मिलता है, ऐसे अधिकारियों को क्यों विभागों के कुछ पदों पर बिठाया जाता है। हमने बार बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने बयानों में बार बार ये चीजें कही है कि अगर कोई अधिकारी रिटायरमेंट के बाद बिठाया जाता है तो केवल उस पद के दुरुपयोग के लिए बिठाया जाता है, क्योंकि वो वसूली एजेंट होता है। और वो वसूली एजेंट बिठाने की क्या जरूरत पड़ती है, ये तो शायद प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री ही जान पाएंगे। ये वो लिस्ट है जिसमें अनिल कुमार यादव द्वारा अपने संपत्ति का ब्यौरा दिया गया। किसी भी अधिकारी को प्रत्येक वर्ष ये ब्यौरा देना होता है और इसमें जो इन्होंने प्रॉपर्टीज भरी है, इसमें लगभग जो प्रॉपर्टी भरी है वो सारी प्रॉपर्टी भरी है।
अपने अनुसार, अनिल यादव के अनुसार। परंतु इसके बाद जिस प्रकार से हमारे पास जो इनकी और प्रॉपर्टियों के जो दस्तावेज हाथ लगे हैं, मैं कहूंगा कि वो दस्तावेज कम से कम अगर सारे दस्तावेज लाते तो तकरीबन इतनी वो पूरा ढेर हो जाता। परंतु फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि एक अधिकारी की चालाकी देखिए कि उन्होंने ये तो भर दिया है, परंतु जब उनकी पुत्री नाबालिग थी तब भी अपने पुत्री के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए की जमीन नाम लगा देते हैं। ये इनकी पुत्री है स्वप्निल, और इनके जिस प्रकार से जितने भी रजिस्ट्रियां हैं, ये एक रजिस्ट्री का एक पेज है, बाकी पेज अलग है। तो इसमें मैं कहना चाहता हूं कि ये तमाम प्रकार की रजिस्ट्रियां जिनका कोई आय का स्रोत नहीं है, जिनका कोई आय का स्रोत नहीं है, तो उनके नाम पर लाखों करोड़ों की रजिस्ट्रियां कैसे हो रही है। उसके बाद आप देखोगे कि एक हाउस वाइफ, उनकी जो वाइफ है वो हाउस वाइफ है, उनकी जो प्रॉपर्टी है ये माला सिंह पत्नी श्री अनिल कुमार निवासी की जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां, और तकरीबन जब एवरेज लगाएगा तो 100 करोड़ से ऊपर की ये प्रॉपर्टियां बैठ रही है। ये जो बेटी के नाम करी गई हो, पत्नी के नाम करी गई हो, अपने पुत्र यशराज के नाम की गई हो। एक अधिकारी जिसकी पत्नी हाउसवाइफ है, जिसकी बेटी का कोई रोजगार नहीं है, जिसका बेटा तकरीबन जब उसको प्रॉपर्टियां खरीदवाई गई शुरू में तब वो भी कोई रोजगार पे नहीं था, उसके बाद इतनी अथाह संपत्ति, कहूंगा कि लगभग 100 करोड़ से अधिक की संपत्तियां हैं। एक अधिकारी इतनी संपत्तियां इस उत्तराखंड में बैठकर अर्जित कर लेता है, तो क्या ये ईमानदारी का पैसा है? क्या सरकार इतना पैसा तनख्वाह में दे रही है? अभी हाल फिलहाल में पिछले वहां नैनीताल की एक घटना हुई कि एक अधिकारी पूर्व IAS के घर से 50 करोड़ रुपए उड़ा ले गए। तो ये पैसा आ कहां से रहा है? अगर ये पैसा ईमानदारी का है तो ये लोग इनको अपने जो इनकी संपत्ति का ब्यौरा होता है उसमें क्यों नहीं भरते? और अगर 2 नंबरी का पैसा है तो सरकार इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ये मामला लगभग 100 करोड़ से 200 करोड़ के बीच का है, और एक अधिकारी जिसकी एक्सटेंशन की फाइल और आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी फाइल लाइन में लगी हुई है कि रिटायरमेंट के बाद इनको 1 साल 2 साल और विस्तार दिया जाएगा। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अगर सरकार वास्तव में ईमानदार है, अगर सरकार की नीयत में खोट नहीं है, तो सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोले, ऐसे अधिकारियों की प्रॉपर्टी सीज करे जिन्होंने अवैध तरीके से उत्तराखंड के पैसे को लूटा है, यहाँ के हक हकूकों को लूटा है, अपनी तिजोरियों के साथ अपने पत्नियों की, अपने पुत्रों की, सुपुत्रों सुपुत्रियों की, अपने दामादों की तिजोरियां जिन्होंने भरी है। और ये तो उत्तराखंड की प्रॉपर्टी है, ना जाने इस प्रदेश से बाहर कितनी प्रॉपर्टियां खरीदी हुई। ये तमाम प्रकार की जो शिकायतें हैं, तमाम प्रकार की जो चीजें हैं, इन पर सरकार कार्रवाई करे, और अगर कार्रवाई नहीं करती है तो निश्चित तौर पर जो एक दूसरा रास्ता हमारा हाईकोर्ट का होता है, सुप्रीम कोर्ट का होता है, न्यायालय की शरण में होता है, वो निश्चित तौर पर हम वहां पर जाएंगे। परंतु अच्छा होगा कि सरकार इस पर कार्रवाई करे और कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारियों को दंडित करे।